वीडियो में हम बात करेंगे ताजिक योगों के बारे में। ताजिक योग प्रश्न कुंडली का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। वैसे तो हम ताजिक योगों को वर्ष कुंडली में यूज करते हैं, लेकिन वर्ष कुंडली के साथ साथ हमें इन्हें प्रश्न कुंडली में भी देखना चाहिए। प्रश्न कुंडली में वैसे हम वैदिक के अकॉर्डिंग देखते हैं, लेकिन हमें ताजिक योगों के अकॉर्डिंग ही प्रश्न चार्ट को एक बार जरूर देखना चाहिए। अब हम ताजिक योगों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें कितने योग हमें बताए गए हैं। इसमें 16 योग बताए गए हैं, जिसमें 2 योग इंदुवार और इकबाल का तरीका अलग है। बाकी जो सभी योग हैं वो इत्साल योग पर आधारित हैं, यानी इत्साल योग की ही अलग अलग करेक्शन है और उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। और हमें देखना है कि इस योग को हमें कैसे समझना है। इत्साल योग एक बहुत पॉजिटिव योग माना गया है, लेकिन हाँ, हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि उसकी कंडीशन कैसी है। हाँ, इत्साल से हम ये जरूर कह सकते हैं कि जिस भी भाव से संबंधित क्वेश्चन किया गया है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जिस भी भाव से संबंधित हमारा क्वेश्चन किया जाएगा वो हमारा कार्येश है। और लग्नेश का संबंध हमें देखना होता है, तो इस योग के अकॉर्डिंग भी हमें लग्नेश और कार्येश का संबंध देखना है। हम अपने लग्नेश के साथ भी देख सकते हैं। अगर लग्नेश के साथ नहीं बन रहा तो मून के साथ भी देख सकते हैं। हम मून को भी लगन की तरह ही कंसीडर करते हैं। तो हमें ये देखना है कि क्या हमारे उस कार्येश के साथ हमारा कनेक्शन बन रहा है इस साल योग के द्वारा। कार्येश कौन होता है? जिस भी भाव से संबंधित हमने क्वेश्चन किया उस भाव के स्वामी को हम कार्येश बोलते हैं। जैसे अगर हमने करियर का क्वेश्चन किया तो हमारे 10th लॉर्ड हमारे कार्येश हैं। अगर हमने संतान से रिलेटेड क्वेश्चन किया तो हमारे 5th लॉर्ड हमारे कार्येश हैं। तो हमें अपने कार्येश का संबंध अपने लग्नेश या मून के साथ देखना होता है। अब हमें ये देखना है, पहले हम इत्साल योग से पहले उन 2 योगों के बारे में बात कर लेते हैं जिसे इंदुबार और इकबाल नाम दिए गए हैं। इकबाल योग का नाम मतलब है कि यदि हमारे सभी ग्रह, वैसे तो सभी ग्रह बोला गया पर हम कह सकते हैं कि चलिए ज्यादातर ग्रह, अगर हमारे ज्यादातर ग्रह या तो केंद्र भावों में है या पड़फर भावों में है। पड़फर भाव हम जानते हैं हमारे केंद्र से जस्ट नेक्स्ट भाव, यानी हम ये कह सकते हैं हमारे केंद्र भाव का फ्यूचर। उनमें अगर सभी ग्रह हैं तो हम ये कहेंगे कि हाँ, ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है, एक अच्छी बात है। लेकिन जैसे कि हमने कहा कि 2, 5, 8, 11 को हमने पड़फर भाव बोला है, तो इसमें अगर 8th हाउस में ही सारे के सारे ग्रह नहीं होने चाहिए, वो डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए अलग अलग हाउसेस में, तब हम इसको पॉजिटिव मानते हैं। और 3, 6, 9, 12 में अगर सभी ग्रह होंगे या ज्यादातर ग्रह होंगे तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इंडिकेशन होगा। ये इस तरीके से है, जैसे कि अगर हम वैदिक के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो हम कहते हैं अगर लगन में चर राशि है तो ये पॉजिटिव इंडिकेशन है, लाइफ के चेंजेस को दिखाता है। यानी जो भी सिचुएशन आप जिस भी सिचुएशन में आप हैं उस सिचुएशन के चेंज को दिखाता है। इसी तरीके से लगन में अगर शीर्षोदय राशि होती है तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है, हाँ, ये पॉजिटिविटी को दिखाता है। तो इसी तरीके से अगर हम ताजिक के अकॉर्डिंग समझे तो हम ये कहेंगे कि हाँ, इकबाल योग एक पॉजिटिव इंडिकेशन है और इंदुवार योग नेगेटिव इंडिकेशन है, तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को दिखाता है। अब हम बात करेंगे इत्साल योग के बारे में। इत्साल जो कि बहुत ही पॉजिटिव योग बताया गया, तो उसमें हमें 3 शर्तें बताई गई कि ये तीनों शर्तें अगर हमारी पूरी होती हैं तो ये योग बनता है। तो इसमें हमें क्या क्या शर्तें बताई गई? सबसे पहला गया कि जो भी 2 प्लैनेट हैं, यानी जो हमारे लग्नेश और कार्येश हैं या हमारे मून और कार्येश हैं, उनका आपस में दृष्टि संबंध होना चाहिए। अब दृष्टि संबंध हमें ध्यान रखना है कि हम पराशरी दृष्टि नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हम ताजिक योगों की बात कर रहे हैं तो हम दृष्टियां भी ताजिक ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर ताजिक दृष्टियां कौन कौन सी होती हैं? 3, 5, 9, 11 शुभ दृष्टियां होती हैं और 1, 4, 7, 10 अशुभ दृष्टियां होती हैं। अशुभ दृष्टियां मतलब हम इन्हें इस तरीके से कह सकते हैं कि 3, 5, 9, 11 मित्र दृष्टि होती है और 1, 4, 7, 10 शत्रु दृष्टि होती है। इन दृष्टियों का क्या फर्क होता है? जैसे हमने ये कहा कि अगर हमारे लग्नेश और कार्येश का कनेक्शन है, इस सालयोग बन रहा है, लेकिन वो शत्रु दृष्टि से बन रहा है, तो हम ये कहेंगे काम होगा लेकिन थोड़े एफर्ट्स के बाद होगा, थोड़ी प्रॉब्लम्स के बाद होगा। यही अगर संबंध बन रहा है मित्र दृष्टि से बन रहा है तो हम ये कहेंगे बिना एफर्ट्स के और बहुत इजीली आपका काम हो जाएगा। तो ये आपकी मित्र दृष्टि और शत्रु दृष्टि का फर्क है। लेकिन हाँ, अगर दृष्टि है तो काम होने का इंडिकेशन है। तो सबसे पहले हमने देखा कि लग्नेश और कार्येश में दृष्टि संबंध होना चाहिए। फिर हम ये देखेंगे इन दोनों में से जो भी प्लेनेट फास्ट मूविंग है उसकी डिग्री कम होनी चाहिए और स्लो मूविंग की डिग्री ज्यादा होनी चाहिए। ये हमने किस लिए बोला? क्योंकि हमने ये कहा कि जो भी 2 प्लेनेट ट्रांजिट में जिनकी सिचुएशन हम आज देख रहे हैं और जो हम ये बोल रहे हैं कि आपका ये काम हो सकता है, तो वो काम तभी हो सकता है जब वो प्लेनेट ट्रांजिट में मिलेंगे, यानी उनके मिलने की संभावना नजर आएगी। और संभावना हमें कब नजर आ सकती है? वो हमें तभी नजर आ सकती है जब हमारा फास्ट मूविंग प्लैनेट की डिग्री कम होगी। यानी अगर उसकी डिग्री कम है तो वो तेज तेज चल के दूसरे प्लैनेट के पास पहुंच जाएगा। अगर उसकी डिग्री ज्यादा है
तो वो तो ऑलरेडी आगे निकल चुका है, अब उन दोनों के मिलने की तो कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही है। तो यहाँ पर उनके मिलने की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है, तो हम इसको नेगेटिव मानेंगे। लेकिन अगर मिलने की पॉसिबिलिटी है तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। तो हमने कहा कि फास्ट मूविंग प्लैनेट की डिग्री कम होनी चाहिए। जो तीसरी शर्त है वो हमने कहा कि वो दोनों प्लैनेट एक दूसरे के लिए दीप्तांश सीमा के अंदर होने चाहिए। अब दीप्तांश सीमा क्या होती है? तो दीप्तांश सीमा के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि हर प्लैनेट का अपना एक प्रभाव होता है, चाहे उसे उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स कह लीजिए, गुरुत्वाकर्षण शक्ति कह लीजिए, या उसका ऑरा कह लीजिए, जो भी है वो हर प्लैनेट का एक प्रभाव होता है, वो कुछ दूरी तक अपना इम्पैक्ट देता है। हर प्लैनेट के लिए अलग अलग बताया गया है कि किस प्लैनेट का कितने डिग्री तक होता है। जैसे सन का 15 डिग्री होता है, मून का 12 डिग्री होता है, मार्स का 8 डिग्री होता है, सैटर्न और जुपिटर का 9 डिग्री होता है, और मरकरी और वीनस का 7 डिग्री होता है। तो ये हमें फिक्स बताए गए हैं कि ये इनके ऑरा रहते हैं या इनकी ग्रेविटेशनल फोर्स रहती है, यहाँ तक ये अपना इफेक्ट देते हैं। यानी जिन भी दो प्लैनेट्स की हमने बात की है, उन दोनों की अगर ये जो हमने ऑरा देखी या इनका प्रभाव देखा, इसको हमें प्लस करना है। जैसे मान लीजिए कि मेरा कर्क लगन का चार्ट है, यानी मतलब सॉरी मेरा नहीं, जो भी प्रश्न चार्ट तैयार हुआ वो कर्क लगन का चार्ट तैयार हुआ। तो उसमें हमने कहा कि लग्नेश हमारे मून हो गए। और मान लीजिए किसने जो क्वेश्चन किया है वो करियर को लेके किया है, तो 10th लॉर्ड मार्स हो गए। तो हमने कहा कि मून और मार्स का कनेक्शन हमें देखना है। तो इन दोनों की जो प्लेसमेंट है वो इस तरीके से होनी चाहिए कि इनका दृष्टि संबंध बनना चाहिए। अब हमने कहा कि इनका जो डिग्री डिफरेंस है, क्योंकि हम जानते हैं कि मून फास्ट मूविंग प्लैनेट है, तो मून की डिग्री कम होनी चाहिए, मार्स की डिग्री ज्यादा होनी चाहिए। अब हमने कहा कि मान लीजिए कि मार्स की डिग्री 18 डिग्री है और मून की डिग्री 10 डिग्री है। तो हाँ, हमने कहा कि हाँ भाई, मून की कम है और मार्स की ज्यादा है। तो ऐसे में इनका डिग्री डिफरेंस कितना है? इनका 8 डिग्री का डिफरेंस है। अब हमें देखना है क्या ये दीप्तांश रेंज के अंदर है। तो दीप्तांश रेंज हमें कैसे देखनी है? दीप्तांश रेंज के लिए हमें देखना है कि इन दोनों का जो हमें इफेक्ट बताया गया था कि कितने कितने डिग्री तक रहता है, उसको हम टोटल करेंगे और टोटल करके आधा कर देंगे। इसका मतलब जैसे हमने कहा कि मून का जो दीप्तांश रेंज है वो 12 डिग्री है और मार्स की 8 डिग्री है। तो हमने इनको टोटल किया, हमारे पास 20 आया। और 20 को अगर हम हाफ करते हैं तो हमारे पास 10 आया। यानी हमने कहा कि अगर इनका जो डिग्री डिफरेंस है वो 10 डिग्री तक होता है तो इनका इत्साल योग बन रहा है, जिसे हम वर्तमान इत्साल बोलते हैं। तो हमने कहा हाँ, वर्तमान इत्साल बन रहा है। अब हमने कहा कि यहाँ पे 8 डिग्री का डिफरेंस था, तो हमने कहा हाँ, इनका वर्तमान इत्साल बन रहा है अच्छे, और आपका ये काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी दीप्तांश की रेंज होती है। इस तरीके से हमें रेंज को निकालना होता है। अब मान लीजिए कि मार्स की डिग्री 18 है और मून की डिग्री 17 ही है। तो ऐसे में हम इसको पूर्ण इत्साल बोलेंगे, यानी उनके बीच का जो डिग्री डिफरेंस है अगर वो एक ही डिग्री का है, तो हम ये कहेंगे आपका काम तो हुआ हुआ है, बिल्कुल होने वाला है, इसमें तो कोई कमी ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इस तरीके से हमने इस चीज को बोलना है। अब मान लीजिए जो दीप्तांश रेंज है हमारी, जो हमारी 10 डिग्री निकल कर आई थी, जो कि हमने दोनों प्लैनेट के दीप्तांश को ऐड किया था फिर उसे आधा किया था, तो वो हमने यहाँ पर मून और मार्स की थी, जो कि 20 आई थी, और 20 के बाद हमने उसे 10 कर दिया था, तो हमने 10 डिग्री का डिफरेंस माना था कि यहाँ तक ठीक है। अब मान लीजिए किसी का डिफरेंस 11 है, तो यानी अगर एक ही डिग्री का डिफरेंस फर्क पड़ रहा है तो भी हम उसे कहेंगे कि हाँ, इत्साल तो है, पर ये भविष्यत इत्साल है। भविष्यत इत्साल है मतलब काम होने के चांस तो नजर आ रहे हैं, पॉजिटिविटी तो दिख रही है, बट फिलहाल नहीं दिख रही, इसमें टाइम लगेगा, बहुत जल्दी नहीं होगा ये तुम्हारा काम। क्यों? क्योंकि फिलहाल उसमें इत्साल नहीं बना हुआ है, पर फिर इत्साल बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, बहुत नजदीक है वो उसके। तो इस तरीके से हमने इसको भविष्यत इत्साल कह दिया। अब एक होता है राशियंत इत्साल, जिसका नाम तंबीर योग भी दिया गया है। तो राशियंत इत्साल में क्या होगा? उसमें मान लीजिए कि वो जो दोनों प्लैनेट हैं वो इस तरीके से हाउस में प्लेस है कि उनका दृष्टि संबंध नहीं बन रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि 3, 5, 8, 11 की दृष्टि को हमने, सॉरी 3, 5, 9, 11 की दृष्टि को हमने शुभ माना है। तो अगर वो नहीं बन रही है, ना ही 1, 4, 7, 10 की दृष्टि बन रही है, तो ऐसे में मान लीजिए वो दोनों आपस में 2, 12 बैठे हैं, है ना, या 6, 8 बैठे हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो दृष्टि संबंध नहीं दे रहे हैं। लेकिन जैसे अगर मान लीजिए हमने कहा कि मार्स जो है फर्स्ट हाउस में बैठा है और मून सेकंड हाउस में बैठा है, तो इन दोनों के बीच में कोई दृष्टि नहीं है। लेकिन अगर मार्स की डिग्री 29 डिग्री है, नहीं सॉरी, हम इसको इस तरीके से नहीं लेंगे। मून की डिग्री जो है क्या कहते हैं 29 डिग्री है। अब मून जैसे 1 डिग्री चलेंगे वो नेक्स्ट राशि में आ जाएंगे, और नेक्स्ट राशि में आते ही उनका दृष्टि संबंध बन जाएगा। और मान लीजिए जो मून मार्स की डिग्री है वो भी 6, 7 डिग्री या 7, 8 डिग्री ही है, और मून जैसे ही 0 डिग्री पर आए या 1 डिग्री पर आए तो उनका इत्साल बन जाएगा।
तो इसको हम बोलेंगे राशि अंतित साल है, यानी राशि के बिल्कुल लास्ट वाली पोजीशन में है। फिलहाल तो दृष्टि संबंध नहीं है, लेकिन दृष्टि संबंध बनने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, बहुत जल्दी बनने वाला है। तो ऐसे में भी हम ये कहते हैं कि हाँ, इस साल तो हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, लेकिन इस चीज में क्योंकि ये भविष्य, ये राशि अंतित साल है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इस तरीके से हम इसको बोलते हैं। इसके अलावा जैसे हमारे और योग हैं, उसमें आता है हमारा दुष्फली कुत्थ योग। तो नाम है अलग अलग इसमें दिए हैं, ये वहां के नाम है, क्या कहते हैं, अरेबियन साइड के, तो उसके अकॉर्डिंग, लेकिन हमें उस तरीके से समझना है। तो उसमें हमें क्या बोला गया कि जो भी हमारा स्लो मूविंग प्लैनेट है, यानी जो हमारा आगे है ना, हमने कहा ना स्लो मूविंग की डिग्री ज्यादा होनी चाहिए, फास्ट मूविंग की कम होनी चाहिए। तो ऐसे में हमने कहा कि जो भी हमारा स्लो मूविंग प्लैनेट है, अगर वो ज्यादा स्ट्रांग है, बली है, यानी वो स्वराशि है, उच्च का है, इस तरह की इसकी कंडीशन है, तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है, एक और पॉजिटिव इंडिकेशन है। यानी हमने जो जो योग देखा है, वो योग कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव है, अब हमें उसको देखना है। तो हमने कहा कि हाँ, ये एक और पॉजिटिविटी है। इसी तरीके से कंबूल योग बोला जाता है। कंबूल योग यानी यानी इन दोनों प्लैनेट के बीच में आपस में इत्साल योग है, लेकिन साथ में मून भी ऐड हो गया, यानी मून भी उनके साथ दृष्टि संबंध में आ गया, मून भी उनके साथ दीप्तांश रेंज में आ गया। मून की डिग्री कम है और वो पूरा साल उनके साथ बना रहे हैं, तो इसको हमने कंबूल योग बोल दिया। ये एक और पॉजिटिव इंडिकेशन, यानी जितनी ज्यादा पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी, हम उसको यस 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 करते जाएंगे। अब कंबूल के साथ हमें गहरी कंबूल भी बताया गया है। अब गहरी कंबूल में क्या है, जैसे अभी हमने राशि अंतित साल पढ़ा था, उसी की तरह है वो। तो उसमें हमने कहा कि मान लीजिए मून दृष्टि संबंध नहीं बना रहा है, लेकिन बिल्कुल लास्ट की डिग्री में है, जैसे ही वो एक डिग्री पार करेगा, वैसे ही वो इस साल बना लेगा। तो उसे हमने गहरी कंबूल बोल दिया, यानी होने के चांस तो बहुत ज्यादा है, बस थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन 100% होगा, बहुत अच्छे से होगा। तो इस तरीके से हमने उसकी कंडीशन को बोला। अब ऐसे ही में अगर मान लीजिए इस साल योग बन रहा है लग्नेश और कार्येश के बीच में, और साथ में इकबाल भी बन रहा है ना, यानी प्लानिटरी जो पोजीशन है, वो भी हमारी केंद्र या प्रभर भावों में ही है। तो ऐसी कंडीशन में एक और पॉजिटिव इंडिकेशन है। तो जितने ज्यादा पॉजिटिव इंडिकेशन आते जाएंगे, उतना हम कहते जाएंगे हाँ हाँ, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। लेकिन ऐसे में कुछ नेगेटिव इंडिकेशंस भी होते हैं कि इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाएगी, और ये काम आपको लगेगा हो रहा है, होने वाला है या हो चुका, लेकिन लास्ट में किसी न किसी वजह से वहां पर दिक्कत आ जाएगी और वो काम नहीं हो पाएगा। तो हमें उन चीजों का भी ध्यान रखना होता है। अब जैसे मान लीजिए जो भी हमारा फास्ट मूविंग प्लेनेट है, यानी उसकी डिग्री कम है, वो पीछे है, अगर उसके साथ कोई पाप ग्रह इस साल कर लेता है, कोई भी पापी ग्रह, सैटर्न हो, राहु हो, मार्स हो, जो कि हमारे लगने से कार्यश ना बन रहे हो, नेचुरल तौर पे पापी ग्रह हो, या हम, तो उनको अगर वो इस साल करते हैं हमारे फास्ट मूविंग प्लैनेट्स का, यानी वो उनके जस्ट पीछे आ जाते हैं, उनके साथ दृष्टि संबंध बनाते हैं, डिग्री वाइज उनके पीछे आ जाते हैं, उनकी दीप्तांश रेंज में आ जाते हैं, तो हम ये कहेंगे कहीं ना कहीं आपका काम होने वाला था, लेकिन किसी गलत आदमी की वजह से आपका ये काम नहीं हो पाएगा, कोई ना कोई इसमें अड़चन डाल देगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा। तो इस तरीके से हम उसे लेंगे। या हम ये कहेंगे कि मान लीजिए जो दो ग्रह हमारे इस साल बना रहे हैं, अगर वही ग्रह हमारे नीच की राशि में है, अस्त हैं, वक्री हैं, 6 8 12 भाव में बैठे हुए हैं, इस तरीके से कहीं पीड़ित हो रहे हैं, तो भी हम ये कहेंगे कि काम होने में दिक्कतें बहुत आएंगी, और हो सकता है ना हो पाए। इसे रद्द योग का नाम दिया गया, और कहा गया कि ऐसी कंडीशन में भी काम के ना होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से अगर प्लेनेट 6 8 12 भाव में ही बैठकर अस्त हो जाता है या वक्री हो जाता है, तो कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो जाती है। तो इस तरीके से हमें देखना है। अब ऐसी कंडीशन में एक योग होता है श्राफ योग। तो हमने कहा कि मान लीजिए कि जो हमने बोला था कि फास्ट मूविंग प्लेनेट की डिग्री कम होनी चाहिए, अगर वो डिग्री ज्यादा है, लेकिन वो जो ज्यादा है उससे आगे निकली है, वो जस्ट आगे निकली है, यानी जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था मून और मार्स का, तो हमने कहा कि मार्स की 18 डिग्री है और मान लीजिए मून की 19 डिग्री है, यानी वो उससे आगे तो निकल गया है, लेकिन थोड़ा ही आगे निकला है। अब यहाँ पर मैंने मार्स और मून का एग्जाम्पल ले लिया, लेकिन यहाँ पे मून का ना लेकर हम किसी और प्लैनेट का लेते हैं जो वो वक्री का हो सकता है, और ऐसे में वो जो प्लैनेट फास्ट मूविंग है, वो आगे निकला है और वो वक्री हो गया है। तो ऐसे में भी हम उसको बोलेंगे कि काम आपका बिगड़ा था, अभी होते होते आपको लगा था बिगड़ गया, किसी ने बिगाड़ दिया, लेकिन अगर वो वक्री कंडीशन में, तो हम कहेंगे आप दोबारा उसको ट्राई कीजिए, ये काम आपका जरूर होगा। तो इस तरीके से हम इसको इशराफ योग बोलते हैं। ये अच्छा योग नहीं माना जाता है, लेकिन अगर वो वक्री हो जाते हैं, तो हाँ, हम एक इंडिकेशन दे सकते हैं, पॉसिबिलिटीज बता सकते हैं कि आपका ये काम अभी हो सकता है। ऐसे एक योग होता है जिसे हम नक्ति योग का नाम देते हैं। उसमें हमने कहा कि अगर लग्नेश कार्येश में कोई इत्साल नहीं है,
दोनों के बीच में हमने देखा यहाँ तो इत्साल ही नहीं है, लग्नेश के कार्येश का भी कोई इत्साल नहीं है, मून के साथ भी कार्येश का कोई इत्साल नहीं है। लेकिन अगर कोई तीसरा ग्रह जो कि स्ट्रांग है, कुंडली में बली है, बली माने तो स्वराशि का है, उच्च का है, इस तरह की किसी पोजीशन पे है, उसके अलावा वो उस कुंडली के लिए एक पॉजिटिव हाउस का भी लॉर्ड है, ठीक है, यानी नेचुरल तौर पे भी वो पॉजिटिव है, आपके लिए भी पॉजिटिव है और स्ट्रांग भी है। अगर इस तरह का कोई ग्रह उन प्लैनेट्स के साथ इत्साल कर लेता है, दोनों के साथ, उनका आपस में नहीं बन रहा है लेकिन उनमें से किसी के साथ वो इत्साल कर लेता है, तो हम ये कहेंगे कि हाँ, काम आपका हो जाएगा, ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। बट किसी की आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, किसी और की मदद से होगा, आप बिना किसी की हेल्प के काम नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से हम इन योगों को लेते हैं। हमें समझना होता है कि हमें किस तरीके से चार्ट को देख के प्रिडिक्शन करनी है, कोई भी प्रश्न जब हमारे पास आता है तो ये सारे योग हमारे ध्यान में होने चाहिए। आगे जब हम प्रश्न का आंसर करेंगे तो हम इन चीजों को ध्यान रखेंगे।